हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से पहले बात करेंगे अपोजिशन की जो सियासत है और उसी हवाले से जो बहुत एकदम दोबारा एक्टिविटीज़ और सरगर्मियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मार्च तो होगा ही सही, इसके अलावा पीडीएम में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक फिर तफसीली मुलाकात की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लाहौर की रिहाइशगाह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदऊ किया और दोनों जो जमातें हैं उनके दरमियान इख्तलाफात जो है वो कम होने की बात हुई मीडिया पर। गुज़िश्ता एक साल से जो तकरीबन हम कह सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद करते रहे और मरियम नवाज़ साहिबा जिनकी कुछ ट्वीट्स ऐसी थी जिनसे लगता था कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, ये दोनों लीडर्स भी जो थे इस मुलाकात में शरीक थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, ये भी वहाँ मौजूद थे। जब मुलाकात हुई तो उसके बाद जो सब कायदीन हैं उन्होंने ऑब्वियसली मीडिया टॉक की, उसमें एक दफ़े फिर जिक्र किया तहरीक अदम एतमाद का और अपने इख्तलाफात भुलाने की भी बात की। मीडिया ज़राए के मुताबिक जो मुलाकात है उसमें यह तय हुआ कि जो दोनों जमातें हैं वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत करेंगी। इसी हवाले से आज ये भी खबर सामने आई है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है उसका इजलास बुला लिया गया है और इस वक्त वो जारी है। कुछ मीडिया इतलात तो अभी से ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का और जो हतमी फैसला या उसका हतमी ऐलान है वो आज की मीटिंग के बाद हो जाएगा। मीडिया ज़राए ये भी कह रहे हैं कि पीडीएम में मौलाना फजल रहमान को भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा और ताकि जब मौक़िफ़ जो है वो सब एक पेज पे आ जाएं तो उसके बाद बाकियों से भी राब्ते शुरू करें। इसके साथ साथ या इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो स्पीकर पंजाब असेंबली हैं चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से भी लाहौर में मुलाकात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत को भी लगता है कि कुछ घबराहट शुरू हो गई है क्योंकि इमरान खान साहब ने भी तरफ से ऐलान आया कि वो भी एक माफ़ करिएगा अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। क्या सचमुच अपोजिशन सेनेट के में जो कुछ हुआ उसके बाद इकट्ठे हो सकते हैं? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वासी साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जावेद अब्बासी साहब, सर ये क्या यकायक हुआ? कुछ दिन पहले तो सेनेट में जो बिल के ऊपर आप लोगों को डिफीट हुई उसके बाद ट्वीट सामने आई हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, गुज़िश्ता रोज़ की गुफ्तगू की भी बहुत बात हो रही है, उन्होंने भी गिलानी साहब पे बात की, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी ट्वीट किया और अब उसी दिन आप लोग उसी वीकेंड पे इकट्ठे भी हो गए और अब फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। सर कुछ हमें भी समझाएं कि आपकी जमात क्या सोच रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका इंटरव्यू भी सुना है जिसमें आपने सारी डिटेल भी बताई है और बजा तौर पर आपने कहा है कि हम दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, बड़े अरसे से दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारी सख्त भी आपस में बातें भी हुई हैं जलसों में और लीडरशिप ने भी सख्त बातें एक दूसरे के खिलाफ की हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ 3.5 सालों में पार्लियामान में हमारा मसाली इत्तेहाद तमाम अपोजिशन जमातों का रहा है और कमोबेश एक साल हो गया है कि सर माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मिसाली कैसे कहें? कोई बिल नहीं है जो आप लोग रोक सके हो। हर दफे हुकूमत जीत जाती है और आपकी सफों से वोट लेके जीत जाती है। ये कैसा है आपका इत्तेहाद मिसाली? देखें, एक तो यह है कि नेशनल असेंबली में तो हमें अक्सरियत हासिल नहीं है, वहां डिफीट यकीनी है कि हुकूमत तभी कायम है कि हुकूमत की अति अक्सरियत है इत्तेहादियों के साथ। सेनेट और पाकिस्तान में कुछ बिल तो जरूर रोके हैं, लेकिन ये जो आप
जरूर कहेंगे कि स्टेट बैंक वाला बिल ये हमसे कुताही हुई है, हम उस तरह मैनेज नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। और हुकूमत ने चूंकि एक खुफिया तौर पर एजेंडा रात बड़ी देर से निकाला और उसमें एक वोट से वो जीत गए, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि हमें इसकी बेहतर मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी और ये रोकना चाहिए था। इसके लिए मैं कोई दलील नहीं दे रहा, लेकिन ओवरऑल हमारा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब भी हमेशा, शहबाज शरीफ साहब जो लीडर अपोजिशन, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हर मामले पर खड़े हैं। बाहर अगर हमारी मिस ऑफ ट्रस्ट भी हो गया जब वो पीडीएम से बाहर निकले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी, लेकिन पार्लियामान के अंदर हमारा इत्तेमाद एक दूसरे पर रहा है। हम मुशावरत करते रहे, मुशावरत से ही हम पोजीशन करते रहे। अब मसला सिर्फ ये हो गया है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सख्त तकलीफ में है, इस वक्त मुश्किलात में है, महंगाई बड़ी ज्यादा है, गुर्बत बढ़ रही है, आप देख लेंगे टेररिज्म के वाकये सर उठा रहे हैं। सर वेरी क्विकली, मजहर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना है, बट क्या आवाम की मुश्किलात के लिए अब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मान गए हैं? हम हर वो आईनी इकदाम करेंगे जो आईने पाकिस्तान जिसकी इजाजत देता है, जिसका कानून इजाजत देता है कि इस हुकूमत की खात्मे के लिए, इस हुकूमत की अवाम से इस हुकूमत की जान छुड़ाने के लिए हर वो इकदाम करेंगे। लेकिन ये मशावरत होगा, सारी सियासी जमातें मिल बैठ के करेंगे। सर, उसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो ओपन है, किसी भी ऑप्शन के लिए जाया जा सकता है। बिल्कुल सर, सही। अब मजहर साहब, आपने अब्बासी साहब की बात सुनी, बहुत तफसील से उन्होंने सर बताया है, बट हाउ कन्विंस्ड आर यू सर? क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आप उनकी बातों से कन्विंस हो गए हैं कि ये अब इस दफे कुछ मुख्तलिफ होगा, इस दफे ऑपोजिशन जो है सचमुच हुकूमत को तकलीफ दे पाएगी, उसको गिरा पाएगी? शुक्रिया आरफा। देखिए, मेरा तो बड़ा बुनियादी सवाल सारे सियासतदानों से है कि एक गवर्नमेंट आती है, कैसे आती है, किस तरह आती है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर आती है तो उसे 5 साल क्यों नहीं मुकम्मल करने दिए जाए? और इस वक्त अगर जिस क्राइसिस को, जिस महंगाई को एक बेसिक क्राइसिस का करार दिया जा रहा है, दुनिया के और ममालिक में भी जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ ये क्राइसिस मौजूद है। क्या भारत में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रही है मोदी के खिलाफ? क्या बरतानिया में कोई आ रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी के खिलाफ? एक बेसिक चीज़ है, मतलब इससे पहले भी सिर्फ ज़ाहिर मिसालें दे दी जाती हैं कि जी मादी में उन्होंने भी ऐसा किया था, तो कोई अच्छी मिसाल भी तो कायम करें। यानी ये 5 साल का जो अरसा होता है वो ये होता है कि आप एक शेडो बजट भी बनाते हैं, शेडो कैबिनेट भी बनाते हैं, आप अपनी तंजीमों को, चीज़ों को बेहतर करते हैं, अपनी पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस को वसी करते हैं, अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ख़त्म करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो 5 साल में की जा सकती हैं। रिफॉर्म्स करते हैं, विद इन द पार्लियामेंट रिफॉर्म्स करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते हैं। पिछले 3.5 साल से अपोजिशन सिर्फ गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने के लिए लगी हुई है। और इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी वो दूसरी, उससे पहले की जो अपोजिशन थी वो दूसरी गवर्नमेंट को डिसलॉन्च करने की, वो ये आप मजहर साहब माफ करिएगा सर, आपकी बात काट रही हूँ, बट ये सचमुच डिसलॉन्च करने की कोशिश भी करते हैं या सिर्फ हम लोगों को इन्होंने मतलब के कन्विंस करने पे सारा जोर लगाया होता है? मैं तो अब ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ, आपके कितने संजीदा हैं ये लोग? नहीं, देखिए, संजीदा हो या ना हो, कोशिश तो जाहिर इनकी होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुनियादी नुक्ता क्या आता है? इलेक्शंस में धांधली होती है, इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, इलेक्शन मैनेज्ड होते हैं। मुझे बताएं, आज की ऑपोजिशन बता दे कि उस मद में कल गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो क्या ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएंगी? क्या ये तय हो जाएगा कि जो है वो इलेक्शन मैनेज नहीं होंगे? क्या ये चीज़ें तय हो गई हैं? तो हम हमेशा, हमारा बहुत ही नैरो किस्म का जो है वो फोकस रहता है, और वो ये रहता है कि किसी तरह ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, किसी तरह वो हुकूमत ख़त्म हो जाए और मुझे इख्तिदार मिल जाए। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अलमिया है। उन्होंने ना अपने अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को परवान चढ़ाया, ना अपनी तंजीमी सलाहियतों को परवान चढ़ाया, ना नए मंशूर के साथ सामने आए। जब मंशूर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, तो आप सारे मंशूर उठा लें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा लें। इस वक्त भी देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या चीज़ें, मैं कल परसों चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहा था एक प्रोग्राम में, और मैंने कहा इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को उठा लें, बाकी चीज़ें छोड़ें कि किसने क्या वायलेट किया है। उसके अंदर एक क्लॉज थी कि एक नेशनल कमीशन फॉर डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। इस पर तो इत्तेफाक हो सकता है,
इस पे तो इम्प्लीमेंट हो सकता था। पीपुल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में नहीं किया, और उसका पर्पस क्या था कि इस मुल्क में डेमोक्रेटिक कल्चर को फरोग दिया जाए, इस मुल्क में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मुझे बताएं, कल 9 फरवरी, परसों 9 फरवरी है, इस मुल्क में तुलबा यूनियन पर पाबंदी लगे 38 साल हो गए हैं, जिनमें से कम 20 साल इन दोनों पार्टियों की हुकूमतें रही हैं, और अब 3.5 साल से पीटीआई की हुकूमत है। तुलबा यूनियन नर्सरी होती है डेमोक्रेसी की, उसके फरोग के लिए कुछ किया गया? हम बस सर ये तो डेमोक्रेसी इनको चाहिए ही नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद अब्बासी साहब से और मजहर अब्बास साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो अपोजिशन की हिकमत अमली है आने वाले दिनों में, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात एक दफ़े जो दोबारा हो रही है। जी अब्बासी साहब, सर जो मजहर साहब ने सवाल उठाए वो तो उठाए सही, एक मेरा भी यहाँ छोटा सा ये सवाल है कि सर आपने यह प्लान क्या है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना किधर है? क्योंकि आखिरी जो हमें बातें आप लोगों से ही पता चलती थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, आप लोग सेंटर में चाहते थे, इसीलिए तो पहले कभी आप लोग इत्तेफाक नहीं कर पाए। अब क्या तब्दील हो गया? विच पार्टी हैज चेंज्ड इट्स व्यू? मैं मजहर साहब की बातों से मजमूई तौर पर इत्तेफाक करते हुए सर मेरा भी सवाल है जी, आपका भी ले लिया कि इतना सिर्फ जरूरत उनसे कहूंगा कि ये प्रोविजन इसीलिए डाली गई है आईने पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अपोजिशन की जमातें समझें कि मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क के हालात नहीं चल रहे, हुकूमत नाकाम हो गई है, पाकिस्तान की हवाम जिसके लिए हुकूमत होती है उसे डिलीवर करने में नाकाम हो गए, तो आप उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं और उस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। उसके बाद क्या होगा सर? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या होगा? एक जुमला सिर्फ कहने दें कि वजीर आजम साहब लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, वो चाहते हैं कि हम हुकूमत को आगे ले चले, और अपोजिशन का बड़ा रोल होता है जमहूरी इक़्तिदार में और जमहूरी हुकूमतों में जहां डेमोक्रेसी होती है। जिस मुल्क के वजीर आजम और उसकी हुकूमत सिरे से मानती ही नहीं है पार्लियामान का हिस्सा किसी अपोजिशन की। अच्छा सर, वो नहीं है जमहूरी, आप बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के बाद क्या करेंगे? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अभी ये फैसले होने हैं, मैं आज किसी चीज को कंफर्म नहीं कर रहा। मैंने कहा कि इस ऑप्शन समेत ये ऑप्शन भी मौजूद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी किया जा सकेगा उनके खिलाफ। ये सारे ऑप्शन है, ये किसके खिलाफ होना है, कब होना है, किस दिन होना है, ये भी आपको जरा इंतजार करना पड़ेगा। ये सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी मीटिंग्स कर रही हैं। उसके सर फिर क्या ये भी मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब आज कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम नहीं करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि सारी ऑप्शन जो है वो कार्ड्स पे हैं और सारी ऑप्शन जो है वो देखी जाएंगी। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस उसी वक्त मूव करेंगे जहां कामयाब हो सकता हो। आपने देखा है कि एक दफा हमने कोशिश करके दिखाया था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ और वो नहीं कामयाबी मिली थी हमें, बावजूद इसके वो भी नहीं कामयाब हुआ, ये कैसे होगा? तो इसलिए ये देख के ये जी मजहर साहब, ये तो जावेद साहब ने तो हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। नहीं आप नहीं, पहले तो पीएमएलएन पीपल्स पार्टी पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करे और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करे, फिर दोनों मिलके पीडीएम पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करे और फिर ये सारे मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। ये जो है 1997 में मियां साहब के पास 2/3 मेजॉरिटी थी और उनको मशवरा दिया गया था जहांगीर करामत से, उन्होंने झगड़ा किया अननेसेसरी, सुप्रीम कोर्ट से, फारूक लगारी से गैर जरूरी तौर पे, फिर सुप्रीम कोर्ट और आखिर में परवेज मुशर्रफ। यानी अभी आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी और सब कुछ कर सकते थे आप, लेकिन जल्दबाजी जो है, जल्दबाजी में हमेशा चोट खाते हैं ये। देखिए 2018 में इलेक्शन हुए, सेनेट इनके पास रही, आज तक सेनेट इनके पास है 3.5 साल में। पीटीआई अपना चेयरमैन सेनेट ले आई, किसकी मदद से? ऑपोजिशन की मदद से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चेयरमैन के सेनेट के खिलाफ आया, शिकस्त खा गए, किसकी मदद से? ऑपोजिशन की मदद से। चेयरमैन सेनेट का दोबारा इंतखाब हुआ, किसकी मदद से? ऑपोजिशन की मदद से। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गिलानी साहब बने, किसकी मदद से? हुकूमत की मदद से। सेनेटर बने गिलानी साहब, किसकी मदद से? हुकूमत की मदद से।
ये तो ऑपोजिशन का रिपोर्ट कार्ड है। आप बता दें, जब आप जहां मेजॉरिटी है वहां आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते, वहां हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सकते। आप चले हैं कौमी असेंबली में जहां आपकी 18 के करीब आपको वो कर दिए। ये जब भी जाते हैं किसी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने में, ये अपने ही एमएनएज और सेनेटर्स को लूज कर जाते हैं। तो दरअसल ट्रस्ट डेफिसिट है ऑपोजिशन के अंदर, एक दूसरे के ऊपर सीरियस रिजर्वेशंस हैं एक दूसरे के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी, आप मुझे बताएं, परसों एक लंच हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने दावत दी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, ये सारे लोग आए। उसके अगले दिन आपने, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया था जो आज हो रहा है। एक दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने ये फुलझड़ी क्यों छोड़ी कि जो पीपल्स पार्टी पे तनकीद करने की, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी जिक्र कर दिया। गिलानी साहब यही बातें, अब्बासी साहब, सर यही सवाल मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को क्या जरूरत थी ये बात करने की जब आप लोग मुलाकात कर रहे हैं दूसरी तरफ लाहौर में? मैंने देखे, मैं अब फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि हम सियासी जमातें हैं, सियासी जमातें के सियासी लीडर्स हैं, वो एक दूसरे की पॉलिसीज के ऊपर बात करते हैं, कारकर्दगी के ऊपर भी बात करते रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें आप ये समझ करें कि हम एक इलेक्शन अलायंस में एंटर हो गए, हम कोई इत्तेहाद करने जा रहे हैं, हम ना साथ मिलकर आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमारा एजेंडा नहीं है। जाहिर है, बट बात ये नहीं है कि हम तो नहीं कह रहे कि आप लोगों की जमातें इकट्ठी हो गई, मगर जिस बात पर वो तनकीद कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो बिल्कुल उसका डायरेक्ट ताल्लुक है कि आप लोग पार्लियामेंट में या सेनेट में क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नंबर्स आपके पास होते हैं आप वो भी नहीं पेश कर पाते जब कोई क्रूशल मोमेंट होता है। और शाहिद अब्बासी साहब की तनकीद इस हवाले से थी। देखिए वो एक उनकी अपनी एक राय है, उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया है। मजहर साहब ने भी एक राय का इजहार किया। उससे पहले मैंने आपको कहा है कि सेनेट में हमारी अक्सरियत होने के बावजूद हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कर सके। ये कुछ हकीकतें हैं जो सब जानते हैं। इसको तो फिर आप नेशनल असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ कैसे करेंगे? अब हालात, हमारा ख्याल है कि मैंने फिर ये बात दोहराऊंगा कि हम उसी सूरत में करने की कोशिश करेंगे जब हमें यकीन होगा कि हम कामयाब होंगे, उसके लिए लायामल होगा। बहुत सारी जमातें, यानी कि जब आपको ये मालूम होगा कि एस्टैब्लिशमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे। बहुत सारे एहतादीज हैं जो हुकूमत से इस वक्त तंग हैं, बहुत सारे उनके अपने जिम्मेनेज हैं जो इस वक्त चाहते हैं कि हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए। जब जिस तरह उन्होंने IMF के सामने सिलेंडर का लिया है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में बड़े मुश्किलात हुई हैं, जिस तरह परवेज खटक साहब ने, उनके बाकी जो एमएनएज वो खुल के हुकूमत के खिलाफ बात करें। अब हुकूमत के अपने लोग भी राब्ते में। मजहर साहब, वेरी क्विकली सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यकीन होगा कि हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए अगेन जी मजहर साहब, इसका मतलब क्या हुआ अब्बासी साहब की बात का, कि हम कोई उसूली सियासत नहीं कर रहे। क्योंकि अगर ये उसूली सियासत कर रहे होते तो ये हुकूमत के उन इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने की क्यों बात कर रहे होते जिनको ये तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये उस पीटीआई के उन एमएनएस को, एमपीएस को अपने साथ मजहर साहब, उन इत्तेहादियों को कौन मिलाएगा ऑपोजिशन के साथ? वही है ना, तो चीज ये है कि एक सिलेक्टेड है इनके बकौल, तो ये खुद सिलेक्टेड बनना चाहते हैं। पीपल्स जो स्ट्रगल है, लोगों का नाम इस्तेमाल किया जाता है। मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं कि जी देखिए, जब लोगों की मुश्किलात होती हैं तो हमें इकट्ठा कर देती हैं। तो जब आप कौन सा ऐसा पीरियड है जहां मुश्किलात नहीं रही लोगों को? तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है और ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर फर्ज करें ये कामयाब हो भी जाते हैं, तो क्या इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी? आई डाउट। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। ना लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और उनको मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये जो हमले हैं ये सरहद पार से किए जा रहे हैं। जो कलअदम TTP है, इसके जो बदस्तूर हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान में। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा का जो ज़िला है कुर्रम, उसमें अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने फायरिंग की
और 5 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए। पाक अफगान बॉर्डर पर ये लोग जो थे वो ड्यूटी दे रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उससे ये तवक्को करता है कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। मीडिया ज़राए जो हैं उसके मुताबिक ये भी जो अटैक था इसको कलअदम TTP ने ही कबूल किया है इसकी जिम्मेदारी को। इसके साथ साथ शुमाली वजीरिस्तान के अंदर भी जो TTP के कुछ दहशतगर्द हैं उनकी जो है रैंसम मनी उनके लिए मुकर्रर किया है और इस हवाले से कुछ पैम्फलेट्स भी तकसीम हुई हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद ताहिर खान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं और अफगान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, ISPR की तरफ से जो ये बयान आया है और अब ये गुफ्तगू हो रही है कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी सिचुएशन पे तो हम बात करते रहते हैं कि बढ़ रहे हैं अटैक्स, मगर इस बयान को भी अहमियत दी जा रही है कि ये अब लोग ये कह रहे हैं कि देखें अब पाकिस्तान की हुकूमत भी जो है या रियासत भी जो है वो ज़रा इम्पेशेंट जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, वो हो रहे हैं विद काबुल। उनको लग रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो काफ़ी एफर्ट नहीं कर रहे इस मसले को हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। बिल्कुल ये सोच तो यहाँ पर कायम हुई है और कि वहाँ पर अफगान तालिबान उस तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह के तवक्को की जा सकती है। और ये जो कुरम का ताज़ा जो वाक़या हुआ है, आपने जिक्र भी किया, कुरम का जो बॉर्डर है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, ये निस्बतन यहाँ पे ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं हुए थे माजी में। किसी ज़माने में होते थे छोटे मोटे वाक़यात, लेकिन इतना बड़ा वाक़या नहीं हुआ था जो 2 दिन पहले हुआ है। अब यह है कि माजी में जब अशरफ गनी साहब की हुकूमत को उनके पास एक जवाज़ होती थी, वो कहते थे कि चूँकि ये जो पहाड़ी इलाके है ये उनके कंट्रोल में नहीं है, तो उस वजह से वो ये उनका एक जवाब वो पेश करते थे, हालांकि हुकूमत उनकी थी। अब वो जवाब भी ख़त्म हो गई है क्योंकि अब तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है हर जगह पे। तो अगर वहाँ से हमला होता है, जिस तरह पाकिस्तान ने कहा भी है, फ़ौज ने कहा भी है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि बयान में तो अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल का जिक्र है, तो लिहाजा वो अब सवालात तो तालिबान की उसकी वो सलाहियत पे भी होगी और तालिबान की नाकामी पे भी होगी। अफगानिस्तान तालिबान की बात कर, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहे तो फिर दुनिया भी सवाल करेगी उनके सलाहियत पे, उनके वादों पे, क्योंकि वो एक बाउंड भी है दोहा एग्रीमेंट की बुनियाद पे भी। तो लिहाजा क्यों, और अगर मेरे ख्याल में अगर वो मना कर सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता हमला। आपने किसी जगह से चलना है, जाना है, आपके पास असलहा है, आप पहाड़ पे जा रहे हैं, आप नजर आएंगे, ऐसा भी कोई वो नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक इम्तिहान भी है, एक टेस्ट केस भी है कि, और वह उनका वादा भी है कि उसको रोके। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर तो ताहिर साहब, बट देखिए जो आपने जिक्र किया पाकिस्तान कि हम इम्पेशेंट जो है हो रहे हैं, ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं, बट पाकिस्तान पे खास तौर पे सर शायद ये सवाल दरवाजों के पीछे तो पहले से उठ रहे थे, पर पब्लिक स्टेटमेंट आना आपके ख्याल में कितनी अहम है, या हमें इसको ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए? नहीं, अहमियत तो इसलिए देनी चाहिए कि जब आप डिप्लोमेटिकली जो चैनल है आपके, जिस पे वैसे नई तालिबान की हुकूमत और पाकिस्तान इस पे इनका मुत्तफिक भी हुए थे मार्च में जब वजीर खारजा गए थे पाकिस्तान के, माफ़ कीजिएगा अक्टूबर में, तो उसमें इत्तेफाक हुआ था दोनों का 21 अक्टूबर को कि वही डायलॉग वाला निज़ाम जो पहले हुकूमत के साथ पाकिस्तान का हुआ था APEPS के नाम से, अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी, उसमें फौजियों का भी ग्रुप है, उसमें इंटेलिजेंस का भी है, तो दोनों अग्री कर गए थे। तो चैनल तो वो है, उसमें तो राब्ते होंगे। लेकिन पब्लिकली आपने सही कहा कि जब पब्लिकली कोई चीज़ आती है और उसमें साफ कहा जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, तो इसमें तो मेरे ख्याल में पब्लिक बयान आना तो बहुत ज़्यादा एक किस्म का आखिरी स्टेप है। वो एक जब आपका सवर का पैमाना कहें। और ताहिर साहब, ये भी बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत रियासत पे बहुत तनकीद हुई जब उन्होंने अफगान तालिबान के कहने पे डायलॉग करने की भी कोशिश की TTP से। ये बिल्कुल आपने सही कहा, और लेकिन रियासती इदारों ने, सियासी क़यादत ने अगर फैसला किया है उनके साथ मुज़ाकरात का, तो उनको भी ये मालूम था कि उस पर एक रिएक्शन आएगा, रद्द-ए-अमल का इजहार होगा। और आप जब वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले कहा
किसी टीवी चैनल को, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया था, आपको याद होगा। तो एक वो तो फितरी है कि जिनका नुकसान हुआ है जानी, और फिर उमूमी जो एक पाकिस्तान में एक सोच है वो उस फेवर में नहीं थी। लेकिन ये तो लोगों को समझना पड़ेगा कि मामला तो हसास है, लेकिन एक मरहला तो आता है कि जिस पे आपने बैठना है। अब मसला ये हुआ है कि इस वक्त करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान माजी की निस्बत अब उनको थोड़ा हौसला मिला है अफगानिस्तान में तब्दीली की, और अब अमरीकी ड्रोन हमलों का खतरा भी कम नहीं रहा तकरीबन। साबिक हुकूमत अगर ऑपरेशन करती थी तो वो खतरा भी नहीं रहा। आप तो देखें ना, जब अगस्त में जेल तोड़े गए अफगानिस्तान में, तो उसमें से जो लोग निकले हैं उसमें पाकिस्तानी तालिबान भी निकले हैं। अब ये जो खुरासानी जो मारा गया था मुफ्ती खालिद कुछ अर्सा पहले, तो वो तो 2015 में पकड़ा गया था, 2000 इसी अगस्त गुज़िश्ता साल अगस्त तक तो वो जेल में था। तो लिहाजा अब वहां पे जो उनको हौसला अफजाई मिली है और जो उनके नाराज लोग थे वो वापस आ गए। अब पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज तो है, उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। वजीर दाखिला का आपने बयान सुनाया, वजीर दाखिला तो खुद कहते हैं कि मज़ीद हमले होंगे। बट अफगानिस्तान से कितनी मदद की हमें इस वक्त उम्मीद है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से और जो IMF प्रोग्राम है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे इकॉनमी का। IMF के साथ जो $1 अरब की ट्रांच है उसकी तो मंजूरी मिल गई है, मगर साथ में ये खबर आ रही है कि अब पाकिस्तान को 7.25 खरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट भी दिया गया है IMF की तरफ से। और इसी के साथ ये भी बात हो रही है कि अब इनकम टैक्सेस जो हैं वो एक दफ़े फिर मज़ीद बढ़ेंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब, तर्जुमान है वजारत ख़जाना। वेलकम टू द शो सर। मुज़म्मिल साहब, सर ये ज़रा परेशानी काफ़ी हो गई, एक दफ़े फिर इतलात और ये जो खबरें शुरू हो गई हैं कि आप लोगों ने पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है उसको कम कर दिया है, रेवेन्यू टारगेट है वो बढ़ गया है, और इसकी वजह से अब जो बोझ होगा वो सैलरीड क्लास पे पड़ेगा। आरफा, आपको किसने डरा दिया? और बिल्कुल ही जिसे कहते हैं, सर हम मासूम से लोग हैं, हम जल्दी डर जाते हैं, क्या करें? इसीलिए तो आपसे बात करें कि आप हमें तसल्ली देंगे। नहीं, पूरी तसल्ली रखें। पहली बात तो ये है कि 30 जून तक जो है कोई इनकम टैक्स में रद्दोबदल नहीं है, नंबर 1। और इनकम टैक्स में मैं आपको एक बात बताऊं, शायद अभी क्लिप भी आपने आवाज़ मेरी चलाई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो बिल्कुल। देखें, जो IMF का डॉक्यूमेंट आया है ना, IMF का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि पर्सनल इनकम टैक्स को जो है उसकी हजम को बढ़ाया जाए, उसकी शरह की बात नहीं हुई कहीं। अब पर्सनल इनकम टैक्स में कौन कौन आता है? एक तनख्वाहदार तबका आता है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, रेस्टोरेंट्स वाले हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, कोई जैसे कैब की कंपनीज वाले हो गए। अच्छा, इनकी अपनी जो है जैसे कहते हैं या तो ज़ाती कंपनी है या इन्होंने कंपनियां नहीं अपने नाम पे कारोबार कर रहे हैं। तो पर्सनल इनकम टैक्स का मतलब सिर्फ तनख्वाहें नहीं है, तनख्वाहदार नहीं होता। दूसरी देखें, अभी तक अगर आप इजाजत दें तो असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी ऐसी बात होती है तो बाकी लोग तो पकड़े नहीं जाते FBR से, तो वो जब एक छोटा सा तनख्वाहदार तबका है उसी के ऊपर सारा जोर जो है वो आजमाया जाता है। आपने कहा ना कि घबरा क्यों गए, तो वो माजी में तो आपको पता है यही होता रहा है। नहीं, हम माजी में जो करते रहे लोग उनकी तरह के नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उल्टा जो तनख्वाहदार तबका है उसको बजट में उसकी टैक्स में जो है उसको जो है अगर उसको 100 रुपये टैक्स लग रहा है तो उसको 95 लगे, 105 ना लगे, ये कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कोशिश करेंगे या वादा करें? सर वादा तो जिसे कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको एक तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जिस तरीके से इसको बताया गया ये इस तरीके से है नहीं। दूसरी बात ये कि देखें आरफा, हर कोई यही कहता है ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं जिससे आम आदमी पे बोझ पड़ता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, उसका नाम क्या है? वो है पर्सनल इनकम टैक्स। तो वो उसको हमने बढ़ाना है। जैसे भी आपने मेरा क्लिप भी चलाया था कि 20-25 लाख लोग जिसे कहते हैं वास्ता टैक्स देते हैं और बिल वास्ता पूरी कौम देती है, तो हमें वास्ता के हिसाब से टैक्स बढ़ाना है और ये हम करेंगे। दूसरी बात ये कि
एक जो बात कही जा रही है कि इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली, बिकॉज वही वाली बात माजी में जो हम लोगों का तजुर्बा रहा है कि वो होता नहीं है एफपीआर से, इस दफे क्या मुख्तलिफ होगा? नीयत का मसला नहीं है, कैपेसिटी का भी बहुत बड़ा इशू है ना सर? नहीं, देखें, अब हमने ना ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम किया और टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट दिया है। अब आप देखें कि पिछले दिनों बड़े बड़े नाम्स को नोटिस जाना शुरू हो गए थे, चाहे सिंगर्स हैं, कुछ कारोबारी हल्के लोग थे, तो अब जो है जिसे कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एफबीआर का और नादरा का एक एग्रीमेंट भी हुआ है जिसमें वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, एक डाटा बन चुका हुआ है, लोगों को नोटिस जाना शुरू हो गए हैं। तो जो बेसिक इसके पीछे आइडियोलॉजी है कि जो लोगों के पास आमदनी है और जो असाजात हैं उनको टैक्स नेट पे लेकर आना है। और ये जो एक और बात कह दी गई कि जो है तनख्वाहदार में 150 अरब का नया टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो तजवीज़ तो अभी बनी नहीं है। आईएमएफ ने हमें कहा है कि आप इस पर एक पेपर बनाएं और क्या इकदाम करने जाएंगे ये आपने अगले 1 से 2 महीने में वो बनाना है, फिर हमसे शेयर भी कीजिएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आईएमएफ हमें कह रहे हैं कि अगले बजट के से पहले आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजीज आईएमएफ के साथ इस रेवेन्यू एनहांसमेंट के हवाले से शेयर करनी है। हाँ, ये जो आपने आईएमएफ का डॉक्यूमेंट पढ़ा हो तो उसमें उन्होंने लिखा है कि फरवरी एंड तक गवर्नमेंट जो है इस पर एक पेपर बनाए, ड्राफ्ट बनाए, और वो किस तरीके से करेगी। तो हम तो इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं, तो इसको फाइन ट्यून, और अब क्योंकि बाकायदा तौर पे हमारा जो है आईएमएफ प्रोग्राम हो गया है 6 रिव्यू, तो अब हम इस पे अब फोकस करेंगे इन चीज़ों पे कि अगले बजट को किस तरीके से मुतवाज़न बनाना है। एक तरफ ये कि टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने, और दूसरी बात आरफा, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आईएमएफ के 7.2 ट्रिलियन के हदफ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हमें इससे ज़्यादा करना है। अच्छा। हमें शायद 7.5 करना है या 8 करना है। तो क्योंकि हमने, अगर आप इस वही सवाल, हाँ माफ करिएगा, पर सर उसमें फिर वही सवाल होएगा कि आप जब ये बिजनेसेस पर हाथ डालेंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर हाथ डालेंगे तो फिर रिएक्शन आएगा कि इकोनॉमी स्लो हो गई, आप ये कैसे मैनेज करेंगे सर? वेरी क्विकली, वी रन आउट ऑफ टाइम। देखें, वो अब हमारा काम है, वो हम अब जो है रेंट सीकिंग या किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम जायज़ टैक्स लेंगे, और नाजायज़ तो नहीं लेंगे ना। एक तनख्वाहदार से टैक्स ले रहे हैं, वो क्यों नहीं टैक्स देंगे? अगर वो नहीं देंगे तो फिर उस एक कानून उसके पीछे हरकत करेगा। तो अब ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी भर हम जो है सबको फ्री राइड देते रहें एट द कॉस्ट ऑफ तनख्वाहदार या अदर सेक्टर। पाकिस्तान में वैसे ही टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस साल हमारे एक माली साल में 1300 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा होंगे। तो जो आप बता रही हैं 7100 कुछ, वो तो 1000 अरब है। तो अगले साल तो हमें कम से कम अपने 1300-1400 तो करने चाहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा टैक्स का हदफ भी इंशाल्लाह ताला ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।